तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो मैंने चूज किया है वो हिस्ट्री का वैदिक काल से, जो वैदिक काल दो भागों में बटा है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो मैंने पहला फर्स्ट चैप्टर चूज किया है पूर्व वैदिक काल। तो दोस्तों, अगर किसी सभ्यता को पढ़ना है तो उसके 4 भाग पढ़ने होते हैं, तो वो सभ्यता पूर्णतः समझ में आ जाती है हमारे। जैसे अगर देखें तो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन। तो अगर हम इन चारों जो भाग हैं इनको समझ जाते हैं तो हमें पूरी सभ्यता समझ में आ जाती है। तो थोड़ा बहुत इनसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे आज हम राजनीतिक जीवन की तरफ। तो राजनीतिक जीवन, अगर राजनीतिक जीवन में देखें तो हमें मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सक्षम सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो उसका पतन लगभग 1700 BC के आसपास हो गया था। तो जो उसके बाद जो 200 वर्षों के बाद आई थी, लगभग 1500 BC में, तो वो आई थी वैदिक सभ्यता, जो वेदों पर आधारित थी। अगर देखें तो इसमें कम लगभग राजनीतिक जीवन और लोकतंत्र जीवन इतने व्यापक नहीं मिलते, लेकिन अगर देखें तो राजनीतिक जीवन थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो पूर्व वैदिक काल में मिलता है। तो अगर पूर्व वैदिक काल में पढ़ें तो पहला पढ़ते हैं कि कबीलाई जीवन। तो इसमें पढ़ते हैं कबीलाई जीवन। जो यहाँ के लोग थे वो कबीला बनाकर रहते थे। अगर देखें तो जो बड़े बड़े कबीला होते थे उनको जन कहा जाता था, और जो उस कबीले में जो जन होते थे, जो उन लोगों को संचालित करने के लिए प्रशासन बनाया गया था, तो उस प्रशासन के लिए जो उन लोगों के लिए जो बड़ा अधिकारी होता था उसे राजन कहा जाता था। अगर राजन देखें तो वास्तव में उस क्षेत्र का राजा होता था। अगर राजा की बात करें तो जैसे क्या उसे पूर्णतः शक्ति या पूर्णतः शक्ति जो थी वो प्राप्त थी? तो नहीं, क्योंकि अगर देखें तो चंद्रगुप्त की तरह कोई शक्ति जैसे पूर्णतः सक्षम था अपने अंदर राजा, तो नहीं, क्योंकि अगर देखें चंद्रगुप्त मौर्य को तो उसके बराबर शक्ति प्राप्त नहीं थी, क्योंकि ये अपने ही क्षेत्र में स्थित स्थायी थे, लेकिन उस क्षेत्र का भी ये पूर्णतः न्याय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त नहीं थी। अगर देखें तो राजा की सहायता के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई थी, और उसके बाद अन्य भी संस्थाएं थी। तो जो राजा की सहायता के लिए संस्थाएं बनाई गई थी उसमें थी समिति, सभा, विदत और गण। अगर इनकी बात करें तो राजा इतना अपने आप में कोई योग्य तो था नहीं, लेकिन अगर देखें तो राजा की सहायता करने के लिए 4 समिति बनाई गई थी। जैसे अगर देखें समिति, सभा और विदत गण थी। तो पहले देखते हैं समिति। तो समिति जो थी वो एक जो कबीला में जो लोग रहते थे, जो जन में लोग रहते थे, तो वो बहुत बड़े समूह का जो भाग होता था, उस भाग में जो आम सभा होती थी उसके लिए समिति बनाई गई थी। क्योंकि ये समिति क्या करती थी, ये न्याय के लिए राजा को सहायता करती थी। और उसके अलावा देखें तो जैसे कुलीनों की, उच्च वर्ग और पढ़े लिखों की जो संस्था थी वो सभा थी, क्योंकि ये समिति से छोटी थी, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा महत्व था। अगर विदत को देखें तो विदत जो थी वो उपज को बराबर भागों में बांटना, लूट को बराबर भागों में बांटना। लूट का मतलब जैसे एक कबीले से दूसरे कबीले में जब लड़ाई होती थी तो उस कबीले से जो लूटा गया माल था तो उसे बराबर भागों में बांटने का जो कार्य करती थी वो क्या करती थी, विदत करती थी। अगर विदत को देखें तो हम ये प्राचीन समिति थी या संस्था थी। और इसमें और एक बात और दोस्तों, क्योंकि समिति में और विदत में जितने भी लोग इकट्ठा होते थे तो उनमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी भाग मिलता था, क्योंकि वैदिक काल में देखें तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और स्त्रियों को भी काफ़ी उच्च स्थान मिला है इसमें। और अगला देखें तो गण।
गण एक ऐसी संस्था थी जो कुलीनों की संस्था थी। तो ये एक प्रकार की सभा जैसी संस्था थी। इसमें भी उच्च और पढ़े लिखे और कुलीन लोग थे। अगर इन चारों के अलावा देखें तो कोई और भी अधिकारी थे, मतलब कोई और भी संस्था थी, तो हाँ, जैसे देखें तो बड़े बड़े लेवल पर अधिकारी थे। जैसे जो अधिकारी थे तो उन्हें रत्निन कहा जाता था, और जो थे वो थे पुरोहित और सेनानी और पुरुष और स्पष्ट। अगर पुरोहित को देखें तो ये जो पुरोहित थे ये धार्मिक मामलों में इनकी राजा की सहायता करते थे, और जो सेनानी थे वो सेना के हेड थे, और सेना को रख रखाव, नई भर्ती कैसे करनी है, तो वो ये करते थे, राजा की सहायता सेनानी। और पुरुष देखें तो छोटे किले दुर्ग जितने भी थे तो उनकी जो जानकारी देते थे वो राजा को वो पुरुष देते थे। अगर देखें तो सेना नियमित नहीं थी, नियमित थी या नहीं थी, तो सेना एक, अगर हम देखें तो सेना एक स्थायी नहीं थी, क्योंकि अगर आगे पढ़ते हैं तो सेना स्थायी हो जाती है। तो इस वैदिक काल के समय सेना स्थायी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका कारण था क्योंकि राजा के पास इतना धन नहीं था। अगर जब धन नहीं था तो सेना स्थायी नहीं थी, क्योंकि वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो ये सब स्थायी नहीं थे। अगर हम देखें तो सेना जब ही बुलाई जाती थी जब युद्ध हो रहा हो या कोई अन्य कारण हो, तो जब ही सेना बुलाई जाती थी। उसके अलावा जो सेना में जो लोग थे आम नागरिक जीवन व्यतीत करते थे। और इसके अलावा देखें तो बलि जो था एक प्रकार का टैक्स था। अगर देखें तो इसमें जो बलि जो टैक्स था, तो इसमें देखें तो वैदिक काल में क्या टैक्स एक प्रकार से लागू था? तो नहीं। जो बलि था वो एक प्रकार का टैक्स था। तो ये जो ऐसा टैक्स था जो लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे। अगर देखें तो राजा इनकी क्योंकि ये टैक्स देते थे राजा को, और राजा इनकी रक्षा करता था, और ये भी आर्थिक स्थिति पर लागू था कि जितनी लोगों की आर्थिक स्थिति होगी उसी हिसाब से टैक्स देंगे लोग। और इसमें न्याय की बात करें तो न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि राजा को इतनी पावर या कोई अधिकार नहीं था कि जो वो अपनी स्वेच्छा से कोई न्याय कर सके। तो जो भी न्याय करते थे वो ये समिति ही करती थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे राजनीतिक में। कबीलाई जीवन, तो जो कबीलाई जीवन था उसमें जो लोग थे उनको जो शासन करता था, जो उस क्षेत्र का राजा था, वो राजन कहलाता था। और जो राजा की 4 समिति का कार्य करती थी तो वो कौन सी थी? समिति, सभा, विदत, गण। और इसके अलावा भी अन्य पुरोहित, सेनानी, पुरुष स्पर्श थे। और इसमें तुमने देखा होगा सेना नियमित नहीं थी, और बलि जो एक प्रकार का कर था वो लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, और न्याय का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। तो अगली तरफ चलें तो अगला है सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में चलते हैं दोस्तों। तो सामाजिक जीवन में देखते हैं, क्योंकि वैदिक काल में इतनी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि जितने भी लोग थे उनके पास कोई अधिक धन तो था नहीं, सबके पास एक ही समान धन था। तो इसीलिए जो इसमें देखते हैं तो समाज समतावादी था, क्योंकि सब लोग बराबर थे। और अगला पॉइंट देखते हैं तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में बटी थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो अगर देखें तो ये जो वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई थी, क्या ये जन्म के आधार पर थी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक आधार पर थी। क्योंकि अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा बन जाता है तो वो ब्राह्मण में आता था, अगर कोई जो ज़्यादा ताकतवर होता था तो वो क्षत्रिय में आता था। अगर देखें तो दास प्रथा, अगर देखें तो दास प्रथा का इस जो वैदिक सभ्यता में प्रचलन था कि नहीं, तो दास प्रथा का प्रचलन तो था, लेकिन इतना नहीं था। अगर जैसे देखें यूरोप में था
तो यूरोप में अगर तुलना करें तो यूरोप से, तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ इतना नहीं था। यहाँ काफ़ी कम लोगों का शोषण किया जाता था। अगर अगले पॉइंट की तरफ चलें दोस्तों, तो अगला पॉइंट है परिवार। तो परिवार एक छोटे कुल मतलब परिवार एक छोटी इकाई थी, और देखें तो इसे कुल भी कहते हैं, और ये पितृसत्तात्मक था और ये संयुक्त परिवार था। अगर देखें तो पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार का मतलब कुछ जो निर्माण मिले हैं खुदाई के टाइम पर, तो उसमें देखते हैं हम, तो उसमें लगभग जो मिले हैं बड़े बड़े भवन मिले हैं, बड़े बड़े महल मिले हैं, तो उनसे पता चलता है कि यहाँ काफ़ी बड़े बड़े परिवार रहते होंगे। तो जो उन परिवारों का जो मुखिया होता था वो पितृ मतलब पिता होता था, पितृसत्तात्मक परिवार मिले हैं। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें तो वहाँ मातृसत्तात्मक था। अगर दोस्तों देखें तो इस परिवार, तो दोस्तों अगर बात करें स्त्री की, तो स्त्री को परिवार में काफ़ी सम्मान दिया जाता था। स्त्री की काफ़ी अच्छी स्थिति थी। अगर वैदिक काल में स्थिति देखें स्त्री की तो काफ़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन अगर स्त्री एक ग्राफ के माध्यम से देखें तो वैदिक काल में स्त्री की जो स्थिति थी वो ऐसे थी, लेकिन अगर वर्तमान तक देखें तो वर्तमान में ऐसे घटते घटते और ये आ गई है। लेकिन अगर वर्तमान में देखें स्त्री की स्थिति तो अभी काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है इस पर। तो अगर स्त्री के बारे में और बात करें तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि पुनर्विवाह की भी इसमें प्रथा थी, और जो नियोग प्रथा थी, जैसे नियोग प्रथा का मतलब है जैसे कोई स्त्री का पति मर जाता है तो वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। तो इसमें और भी देखते हैं, तो इसमें दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का भी प्रचलन नहीं था। और इसमें जो विदेशी महिला थी, जो विदूषणी थी, तो उन्हें देखें तो एक थी गार्गी और मैत्री और कात्यायनी, क्योंकि कभी कभी दोस्तों ये पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने महत्वपूर्ण की दृष्टि से इन्हें यहाँ टेबल में सजाया है। अगर इस सभ्यता के लोग देखें वैदिक सभ्यता के, तो वो दोनों प्रकार के थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। क्योंकि हम आर्थिक स्थिति में देखेंगे कि वो गाय भी पालते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये दूध भी पीते होंगे, तो ये शाकाहारी थे। और कुछ मछली और मांस के अवशेष भी मिले हैं, तो ये मांसाहारी भी थे। अगर मनोरंजन की बात करें तो ये नृत्य खेलना, पासा खेलना, मतलब नृत्य, संगीत समारोह करना और पासा खेलना आदि मनोरंजन के कारण थे इनके। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा वर्ण व्यवस्था और दास प्रथा और समाज समतावादी था, और परिवार कुल की एक छोटी इकाई थी। और ये जो परिवार था ये पितृसत्तात्मक था, और यहाँ के जो परिवार थे वो लगभग संयुक्त परिवार थे, बड़े परिवार। मतलब अगर बात करें स्त्री की स्थिति की, तो स्त्री की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्रोग्रेस था इसमें। अगर देखें तो स्त्री को क्या अधिकार था, वो शिक्षा का भी अधिकार था और उन्नयन संस्कार थे, और जो स्त्री को अधिकार थे और भी वो पुनर्विवाह और नियोग प्रथा के भी थे। लेकिन अगर देखें तो इसमें बाल विवाह और दहेज प्रथा की प्रचलन नहीं था। अगर आर्थिक जीवन पर आए दोस्तों, तो आर्थिक जीवन पर बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, क्योंकि जो कृषि था वो इस टाइम तक पूर्णतः जो व्यापक तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था, क्योंकि कृषि का प्रयोग इतना व्यापक रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। जो आर्थिक स्थिति का, जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। और हम देखते हैं इसमें पशुपालन में, तो जो यहाँ के लोग थे वो गाय को महत्व देते थे, और गाय एक इनका प्रिय पशु था और उसकी पूजा भी करते थे ये लोग। तो अगर देखें तो गाय को ये अधन्या के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर गाय को देखें तो सर्वाधिक महत्व जो है वो लगभग ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में 176 बार इसका वर्णन मिलता है। और इसके अलावा देखें तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक जो घोड़े के भी प्रमाण मिले। लगभग घोड़े का जो प्रयोग होता था वो होता था रथ में और युद्ध में और काफ़ी अन्य चीज़ों में होता था।
तो घोड़ा भी एक इनका प्रिय पशु था। दूसरा, और उद्योग की बात करें तो उद्योग भी एक सीमित क्षेत्र तक था इनका उद्योग। जैसे देखें तो बढ़ईगिरी और रथकार जो काफ़ी वैसे उद्योग थे, क्योंकि हम देखते हैं आर्थिक स्थिति इनकी, तो क्योंकि इनके पास कोई इन्हें जो मुद्रा थी उनका प्रचलन नहीं हुआ था, तो अगर देखें तो इसमें कोई बड़े उद्योग की बात नहीं हुई है। तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे सीमित उद्योग मिले हैं, जैसे बढ़ईगिरी और रथकार। अगर व्यापार देखें तो व्यापार एक छोटा ही व्यापार था, सीमित क्षेत्र तक व्यापार था। एक कबीले से दूसरे कबीले तक व्यापार होता था, ना कि देश विदेश में व्यापार होता था, क्योंकि इस टाइम पर मुद्रा का भी प्रचलन नहीं था। तो इसमें जो है वो विनिमय द्वारा है, क्योंकि विनिमय द्वारा का मतलब एक वस्तु का आदान करते थे, दूसरी वस्तु का प्रदान करते थे। तो एक वस्तु लेना और दूसरी वस्तु बदले में देना, तो उसी व्यापार था, केवल आंतरिक व्यापार था, क्योंकि एक कबीले से दूसरे कबीले तक व्यापार होता था। तो इस टाइम तक मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जाके लगभग 600 BC के लगभग में जाके मुद्रा की खोज होती है। तो इस टाइम पर मुद्रा की इनको पता नहीं था। अगर अगले पॉइंट की तरफ चलें तो धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, अगर धार्मिक जीवन में देखें दोस्तों तो धार्मिक जीवन, अगर धार्मिक जीवन में देखें दोस्तों तो एक धार्मिक जीवन, क्योंकि जो वैदिक काल था वो धार्मिक सभ्यताओं पर आधारित था, क्योंकि यहाँ जो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। और अगर देखें तो प्राकृतिक पूजक थे ये लोग, जो लोग थे ये प्राकृतिक पूजक थे, क्योंकि यहाँ अन्य देवताओं की पूजा होती थी। क्योंकि एक से अधिक पूजा होती थी तो इन्हें बहुदेववादी भी कहते थे, क्योंकि ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। और इन अगर देखें तो लगभग 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, और उन्हें हम 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर देखें तो आंतरिक, और दूसरा पृथ्वी, और तीसरा आकाश। अगर बात करें आंतरिक की तो आंतरिक में आते हैं इंद्र। तो दोस्तों इस टेबल को रट लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि UPSI और UPSC इन एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंतरिक में देखें तो इंद्र, मारुति और रुद्र और वायु। तो पृथ्वी में देखें दोस्तों तो अग्नि, वायु, पृथ्वी और वनस्पति। अगर इसमें देखें आकाश में तो सूर्य, वरुण, उषा और सविता और विष्णु। सविता एक देवी थी दोस्तों, और बाकी सब देवताएं थे। तो इसमें कुछ देवी देवताओं का प्रमाण मिलते हैं। अगर बात करें इंद्र की, तो इंद्र की बात करें तो ये प्रमुख देवता थे, इनके सबसे पहले प्रमुख देवता थे ये। और जो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब है किला तोड़ने वाला, क्योंकि इंद्र के पास शक्ति और जो थी वो शक्ति थी काफ़ी। अगर ऋग्वेद में देखें तो इंद्र के समक्ष 250 श्लोक मिलते हैं। और अगर दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर आते हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता भी कहा जाता है, क्योंकि जो मध्यस्थ देवता का मतलब है, क्योंकि जो भगवान और मनुष्य के जो बीच का जो वर्ण मिलता है वो अग्नि को मिलता है। क्योंकि हम कोई चीज़ अग्नि को प्रभावित करते थे तो वो अग्नि देवता भगवान को जाकर के प्रभावित करती थी। क्योंकि ऋग्वेद में अगर देखें तो अग्नि देवता के भी 200 श्लोक मिलते हैं। अगर बात करें अगले वरुण की, तो वरुण देवता को वर्षा का देवता भी कहा गया है। और बात करें अगर सविता देवी, तो सविता देवी को चमकता हुआ सूरज की देवी भी कहा गया है। अगर बात करें मित्र की, तो मित्र उगता हुआ सूरज, तो इनको मित्र को उगता हुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बस इतना अंतर रखना है, सविता जो देवी हैं वो चमकता हुआ और जो मित्र हैं वो उगता हुआ। अगर बात करें अश्विन की, तो अश्विन चिकित्सक क्षेत्र में जो देवता थे वो चिकित्सक देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगर पूषण की बात करें तो पूषण
पूषण पशुओं के देवता, औषधियों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों के देवता के नाम से जाना जाता है। और सोम आखिरी में देख लेते हैं सोम। तो सोम वनस्पति के देवता के रूप में भी जाना जाता है। और सोम जो देवता थे वो सोमरस का जलपान करते थे, क्योंकि ये विशेष अवसरों पर इसका जलपान करते थे। और सोमरस एक प्रकार का भांग होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो टेबल है। तो आप अगर किसी भी सभ्यता का जो चार वो क्षेत्र हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक या सांस्कृतिक, तो उन क्षेत्रों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी तरीक़ा से उस सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है। और आप जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उस वीडियो को देखकर ज़रूर बनाएं। और जो इससे अगली वीडियो आएगी वो उत्तर वैदिक काल पर आएगी, और इसके बाद जो वैदिक सभ्यता है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे हम। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लगभग कम से कम 2 बार देखें, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, 2 बार में समझ में आ जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और थैंक यू दोस्तों।